हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मंजरी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 है मैं कवि कैसे बना। अब हम सभी लोग देखेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या। पहला यहाँ पे गद्यांश है, मेरे साथी डैश उत्पन्न होने लगी। ठीक है, ये अपनी बुक में आप देख लीजिएगा। ये जो गद्यांश है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मेरे साथी उत्पन्न होने लगी। इसका हम यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखना है, जो प्रस्तुत गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के मैं कवि कैसे बना नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं गोपाल प्रसाद व्यास जी हैं। ठीक है, कौन है? गोपाल प्रसाद व्यास जी इसके लेखक हैं। प्रसंग, अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कवि द्वारा कविता करने के बाद तालियों की गूंज को देखकर लेखक के मन में कविता सुनाने की इच्छा पैदा हुई। व्याख्या में क्या लिखेंगे बच्चों? व्याख्या में लिखेंगे लेखक अक्सर समारोह में संगीत सुनने जाता था। उसने देखा कि लोग संगीत से ज़्यादा कविता की प्रशंसा करते हैं। उनके साथी मित्र भी संगीत सुनने के लिए नहीं बल्कि कविताएं सुनने के लिए अक्सर सम्मेलन में जाते थे। अध्यापक संगीत में थोड़ी बहुत रुचि जरूर लेते थे, परंतु उसके साथी मित्रों को संगीत पसंद नहीं था। लोगों की कविता में रुचि का पता कविता सुनने के बाद बादल की गर्जना के समान तालियों की आवाज़ से पता चलता था, जो संगीत सुनने के बाद बहुत कम होती थी। इसी दृश्य को देखकर मेरे मन में भी कविता सुनने की इच्छा जागृत हुई। ये इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण गद्यांश था यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम ये एक आत्मकथा है जो गद्यांश है। अब इस आत्मकथा से कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों को हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, जो बालक गोपाल प्रसाद को संगीत के घंटे का मॉनिटर क्यों बनाया जाता था? जो बालक गोपाल प्रसाद को संगीत के घंटे का, जो संगीत का घंटा होता था, जो संगीत का पीरियड होता था उसके लिए मॉनिटर क्यों बनाया जाता था? ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका आंसर लिखेंगे, बालक गोपाल प्रसाद को संगीत का ज्ञान अपने परिवार से विरासत में मिला था, इसलिए उसे संगीत के घंटे का मॉनिटर बनाया जाता था। यानी कि कोई चीज़ हमको विरासत में, मतलब कि अगर हमारे बाबा दादा या पापा से मिलती है तो उसको हम कहते हैं विरासत से मिली हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके फैमिली में जो गायककार थे वो कहीं ना कहीं उसको जो संगीत थी वो कहाँ से मिली थी? वो विरासत में मिली थी। इसलिए उसको क्या किया गया था? उसको मॉनिटर बनाया गया था उस पीरियड का। उससे जो क्लास था, वो इंटरवल था उस जो संगीत का पीरियड होता है, जैसे आप खेल कूद का आपका पीरियड होता है, संगीत का पीरियड इसी प्रकार था, उसके लिए उसका मॉनिटर बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 2, लेखक के मन में कविता सुनाने की इच्छा क्यों होने लगी? जो लेखक था उसके मन में कविता सुनाने की इच्छा क्यों होने लगी, इसको हमें अपनी कॉपी में अपने उत्तर में लिखना है। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे, विद्यालय में होने वाले संगीत समारोह में लेखक को ना बुलाकर इनके साथी लड़कों को कविता सुनाने के लिए बुलाया जाता था। संगीत सुनने पर तालियों की तड़तड़ाहट बहुत क्षीण होती जबकि कविता सुनने के बाद तालियों की खूब तड़तड़ाहट होती थी। इसी कारण लेखक के मन में भी कविता सुनाने की इच्छा जागृत थी। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जब कोई संगीत सुनता था तो उस समय तालियों की जो गड़गड़ाहट थी, यानी तालियों की जो आवाज़ थी वो कम सुनाई देती। लेकिन जब वो कोई कविता कहता था उसके बाद कविता कंप्लीट होने के बाद तालियों की जो गड़गड़ाहट थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। इसलिए उसके मन में ये ख्याल आया कि मैं कवि बनूं। ठीक है, यानी कविता गाऊं। प्रश्न नंबर 3 है, कक्षा अध्यापक द्वारा नुमाइश में नाम भेजने पर
बालक गोपाल प्रसाद को क्यों धक्का लगा? उत्तर में लिखेंगे गोपाल प्रसाद जी स्वयं कविता नहीं बनाया करते थे, बल्कि अपने एक पड़ोसी रामलाल जी से अपने नाम की कविता लिखवाकर स्कूल में सुनाते थे। चूँकि नुमाइश में होने वाले कवि सम्मेलन में वाक्य दिए जाते हैं जिस पर कविता बनानी होती है, यही सोचकर गोपाल प्रसाद जी को धक्का लगा। तो रीजन यह आया थी, जो गोपाल प्रसाद जी थे उनको कविता तो कहने का शौक़ था, लोग कविता कहते थे लेकिन वो लिखते नहीं थे। वो किससे लिखवाते थे? उनके पड़ोस में एक थे रामलाल जी, उससे लिखवाते थे। लेकिन जब उनके लिए नुमाइश करना पड़ा, वहाँ पे जब स्टेज पे जाना पड़ा, तो वहाँ पे एक शब्द दिया जाते थे, शब्द को बना करके उस शब्द से कुछ कविता लिखनी थी, इसलिए उनको इस बात का धक्का लगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पे, बालक गोपाल प्रसाद द्वारा दूसरों की लिखी कविताओं को अपना बताकर सुनाने की चोरी स्वीकार करने से क्या लाभ हुआ? जब बालक गोपाल प्रसाद ने दूसरों की लिखी कविताओं को सुनाकर बताया कि उसने चोरी करके दूसरे कविता सुनाया करते थे, इसकी बात स्वीकार की, तो उससे क्या लाभ हुआ, इसको हमें बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे बालक गोपाल प्रसाद अपने अध्यापक की मदद से कविता की रचना करना सीख गए। ठीक है। जब जो बालक गोपाल प्रसाद थे वो अपने टीचर जो थे, उनके अध्यापक जो थे, उनकी मदद से कविता लिखना सीख गए, उसकी कविता रचना करना सीख गए, जिससे वे कवि सम्मेलन में पहली बार अपनी लिखी कविता सुना सके और अपनी पहली ही कविता से कवि बन गए। तो इनको यही लाभ हुआ कि जो उन्होंने बताया कि मैंने किसी कविता चुरा के लिखी, तो उनके टीचर ने मदद की उसका कि आप लिखना सीखिए उसको, तो उन्होंने उसके माध्यम से, अपने टीचर के माध्यम से वो चीज़ लिखना सीख गए। तो आप लोग भी इस प्रकार आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो ये नहीं कम नकल मान लीजिए, नहीं आती है तो अपने टीचर से पूछिए जा करके, जो आपके क्लास टीचर हैं, अध्यापक हैं, गुरु जी हैं, ठीक है, उनसे आप जाके पूछिए, कहीं ना कहीं वो आपको अच्छी सलाह देंगे, अच्छे मार्ग पे चलना सिखाएंगे। तो आप अगर चोरी भी कर रहे हैं, किसी चीज़ को नकल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। जब सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप जिस प्रकार से यहाँ पे वो कवि स्वयं कवि बना, उसी प्रकार से आप भी उस क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 में लिखेंगे कक्षा अध्यापक ने अपने छात्र को कविता बनाने का क्या गुर सिखाए? जो कक्षा अध्यापक ने अपने छात्र को कविता बनाने के कौन कौन से गुर सिखाए? तो उत्तर में लिखेंगे कक्षा अध्यापक ने छात्र को बतलाया कि कविता में 4 पंक्तियाँ होती हैं। कितनी पंक्तियाँ होती हैं? कविता में 4 पंक्तियाँ होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर? 31। कविता के लिए जो भी समस्याएं दी जाए, उस वाक्य समस्या के अंतिम अक्षर के 4 तुके, जैसे कि आई है, रहे हो, भाई है, छाई है, खाई है, इस प्रकार के जमा लेना और प्रत्येक वाक्य के अंत में लगा देना, कविता तैयार हो जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जब कोई भी कविता करते हैं तो उसके जो अंत में जो अंतिम वाक्य होता है, वाक्य अंतिम अक्षर जो होता है, जो जैसे कि यहाँ पे ये वाक्य कंप्लीट हुआ, कक्षा अध्यापक ने बताया कविता में 4 पंक्तियाँ होती हैं, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो जो लास्ट वाला वाक्य होता है उसके वहाँ पे क्या आना चाहिए? या तो ये शब्द आए, आई है, रहे हो, भाई हैं, छाई है, खाई है, इस प्रकार के शब्द आए तो उसको लास्ट में जमा देना चाहिए, यानी कि वहाँ पे लगा देना चाहिए, और प्रत्येक वाक्य अंत में लगा करके हम कविता को तैयार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, बालक गोपाल दास की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर में लिखेंगे सभी श्रोता प्रशंसा और आश्चर्य से बालक गोपाल प्रसाद को देखने लगे। हेडमास्टर मुकुल बिहारी लाल जी ने बालक को दौड़कर गोदी में उठा लिया और जनता ने उसे कवि होने की घोषणा कर दी। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए और इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले मुहावरा लिखने से पहले हमें 3 कॉलम खींच लेने होते हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। कौन कौन से कॉलम होने चाहिए? एक यहाँ पे खींचेंगे अपनी कॉपी में, एक इधर साइड में। एक तरफ लिखेंगे शब्द यानी मुहावरे, ठीक है। दूसरी तरफ लिखेंगे, दूसरे कॉलम में लिखेंगे मुहावरों का अर्थ,
और तीसरे में लिखेंगे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। ठीक है, पहले में मुहावरे, दूसरे में मुहावरे का अर्थ, तीसरे में मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। 3 आप लिख लेंगे। तो पहले अब क्या करेंगे, पहला मुहावरा यहाँ पे दिया गया है, मूड मुड़ाते ही ओले पड़ना। यानी कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ मड, यानी इसको सही कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, हमको लिख लेना है, बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मूड मुड़ाते ही ओले पड़ना। इसका अर्थ होता है, इस वाले कॉलम में लिखेंगे, ये पहले कॉलम में हो जाएगा। ये वाला जो अर्थ है प्रारंभ से ही बाधाना, ये सेकंड कॉलम में लिखेंगे। और ये छोटे जो फॉन्ट में लिखा हुआ है उसको लिखेंगे इसे कि राम का मकान अभी बना भी नहीं था कि भूकंप आ गया, बेचारे के मूड मुड़ाते ही ओले पड़ गए। ठीक है, ये पहला मुहावरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से जितने भी मुहावरे यहाँ पे आएंगे उसको आपको ऐसे ही लिखना है। दूसरा मुहावरा है काठ मार जाना। इसका मतलब होता है हतप्रभ होना, यानी हतप्रभ हो जाना। कहने का तात्पर्य आश्चर्यचकित, यानी कि सहम जाना। आप कोई चीज़ से डर जाते हैं, सहम जाते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं। उसका अगर यहाँ पे देखते हैं तो उसका मतलब होता है एक काट मार जाना, यानी कि वो एकदम पूरा अपने आप को किसी चीज़ से इतना हतप्रभ हो गया है कि डर गया है कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा है किसी चीज़ से। आप कभी सांप को देखते हैं अचानक से आपके बगल से गुजर जाता है तो आप सन्न हो जाते हैं, हतप्रभ रह जाते हैं। तो यही इसका मतलब होता है। इसमें लिखेंगे दंगे से पीड़ित लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, जैसे उन्हें काठ मार गया हो। ठीक है, तीसरा यहाँ पे मुहावरा है 3rd नंबर पे, चोर से साहूकार होना। यानी कि इसका अर्थ जो होता है एकाएक तरक्की करना, अचानक से तरक्की करना। तो जो गोपाल प्रसाद की पहली कविता ने ही उसे कवि बना दिया, अर्थात वह चोर से साहूकार बन गया। तो बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर का जो जितने भी एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न थे सब कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको यहाँ पे कराया गया है, जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद जैसा कि आपके स्कूल में जो इसमें प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें आपके स्कूल में कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, उसमें आप इसको सेंड कर सकते हैं, अपने टीचर से इसको आप चेक भी करा सकते हैं। लेकिन इसको अपनी कॉपी में आप नोट करना ना भूलिएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कहीं ना कहीं अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप वहाँ पर भी बोल सकते हैं कि सर ये सब चैप्टर पढ़ा दीजिए, ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। कोई पर्टिकुलर चैप्टर भी अगर नहीं आ रहा है तो फिर से भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए कि कौन सा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों। आप सभी लोग पढ़ाई करिए, खेलिए, कूदिए, घूमिए। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी प्रॉपर तो आप स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं। जितने प्रश्न होंगे सभी आपको